की 4th वीडियो है। तो जितने भी लोगों ने पुरानी वीडियोस या पुराने चैप्टर्स मिस कर दिए वो अभी चैनल पे जाएं, आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख सकते हैं। और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप कोई भी लेटेस्ट न्यूज या वीडियो मिस नहीं करेंगे। वैसे एक लेटेस्ट न्यूज आपको दे दूं कि सीबीएसई की तरफ से आपकी डेट शीट नई रिलीज हो गई है। जितने भी हमारे पुराने 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप अभी चेक कर लो अपनी लेटेस्ट न्यूज। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था फंक्शनल और डिविजनल, ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। हम पहले पढ़ेंगे फॉर्मल के बारे में, फिर इनफॉर्मल के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इस तरीके से डिजाइन की जाती है, किसके थ्रू, टॉप मैनेजमेंट डिजाइन करता है जिससे कि हम गोल्स अचीव कर पाए अपने। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपने बता रखा था कि कौन क्या करेगा। सेकेंड चीज ये है कि एक डेफिनेट मेजर में आपने अथॉरिटी दे रखी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होती है, और आपने ये बता रखा होता है कि कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। ये होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट इस तरीके से डिजाइन करती है जिससे कि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए। फिर इसमें वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं, उसके बाद अथॉरिटी मेजरेबल अमाउंट में होती है, यानी कि डिफाइंड मेजर होता है कि हाँ ये बंदा इतनी अथॉरिटी संभाल सकता है, इतनी उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, और साथ में अकाउंटेबिलिटी कि कौन किसको रिपोर्ट, वन विल रिपोर्ट हूम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कैसे थे, यानी कि फीचर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या ये बताता है कि एक्चुअली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। पहला, सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन हो पाता है, यानी कि आपको पता होता है कि आपने किस बंदे को क्या काम दिया है और वो कितनी चीजों में लैक कर रहा है या नहीं, कैसे वो अचीव कर पा रहा है या नहीं, यानी कि सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि क्लैरिफाई करता है क्या, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद रखना, पूरे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ये यूज होंगे ही होंगे। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को क्लैरिफाई करता है, क्लियरली स्टेट करता है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसके लिए आंसरेबल है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर्मल चेन फॉलो करती है, किसकी, कम्युनिकेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। अगर आपको याद हो तो ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, स्केलर चेन वही है कि आपको सारे सबऑर्डिनेट्स को, अपने सुपीरियर्स को जाकर ये पर्सन को वो बात कह पाएगा। समझ में आया, यानी कि एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन से बात करनी है तो उसको अपने सीनियर्स के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा उस बात को। तो वही है कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ये फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं स्केलर चेन। उसके बाद ये है कि वर्क पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। समझ में आ गया, ये एम्फेसिस ये करता है कि कौन कितना काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर पा रहा है, काम अच्छा हो रहा है या नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ये देखता है कि काम कैसा हो रहा है या काम कैसा होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गोल्स अचीव होने चाहिए किसी भी तरीके से, यानी कि मेन फोकस इसका ये होता है कि अकॉर्डिंग टू इट कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाओ, अपने जितने भी आपके एफर्ट्स हैं, क्या है आपके एफर्ट्स, वो इंटीग्रेट होने चाहिए, यानी कि एक साथ हो, इंटरलिंक्ड हो और इकट्ठा करके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला एडवांटेज है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि म्यूचुअल रिलेशंस जो होती हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, यानी कि किसने क्या काम करना है, कितनी अथॉरिटी है। जब म्यूचुअल रिलेशनशिप
डिफाइंड है तो ऑलरेडी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो। देन क्लैरिटी ऑफ रोल्स, यानी कि जब आपके जॉब्स आपकी ड्यूटीज डिफाइंड है तो डुप्लीकेशन होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि कोई एक बंदा सेम सेम काम कर रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं नहीं हो सकता जब आपने पर्टिकुलरली जॉब और ड्यूटीज असाइन कर दी है हर किसी की। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, वही हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का रूल कि हर किसी का एक बॉस, यानी कि हर सबऑर्डिनेट सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर लेगा। तो वही जब ये प्रॉपर एक चेन फॉलो करते हैं कमांड की तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है समझना कि हाँ हमें किसको आंसर करना है। फिर है स्टेबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो डिफाइंड होते हैं, तो वही रूल्स हमारे एम्प्लॉइज के बिहेवियर को भी गाइड करते हैं। जब वो उनको गाइड करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे एम्प्लॉइज किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से वो बिहेव करेंगे। जब उनकी बिहेवियर का हमें पता चल जाता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी रहती है, यस वी कैन डील विद इट, हम डील कर पाएंगे उस चीज से, तो वो एक स्तर मेंटेन करके रखते हैं। फिर इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, आपके रूल्स, आपके प्रोसीजर्स, आपकी पॉलिसीज, आपकी हर एक चीज जो है वो किसको एम्फसाइज करती है, काम पे। दे एम्फसाइज ऑन वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब आप काम पे फोकस करोगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। आप इसके बाद देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो हम सबको पता है कि हर चीज का प्रॉस होता है और कॉन्स होता है। प्रॉस यानी कि एडवांटेजेस, कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 5 एडवांटेजेस हैं तो 1 या 2 डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आप देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज का मतलब ये है जब वो स्केलर चेन फॉलो करते हैं तो उनको एक प्रॉपर सीरीज, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ता है इसमें, तो इसके चक्कर में उनके काम काफी डिले हो जाते हैं। सपोज करो कोई एक सेल्समैन था, उसने 5000 उसको जूसेस का ऑर्डर मिला कि आपको इतने जूसेस बेचने हैं, लेकिन वो नहीं बेच पाता। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर को कंसल्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मैनेजर को कंसल्ट कर सकता है। तो इस कारण जब वो स्केलर चेन फॉलो करते हैं तो इसकी वजह से उनके प्रोसीजर्स में या फिर ये को उनके काम में देरी हो जाती है, जो एक तरीके का डिसएडवांटेज होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर है इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। जो ऑब्वियस सी बात है, आप ये मान लो जो टॉप मैनेजमेंट ने इतना टाइम लगा के आपके लिए पॉलिसीज बनाई है, अब आप उनको बोलो कि आप इन पॉलिसीज में थोड़ा चेंज कर दो तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इस चक्कर में जो आपका क्रिएटिव टैलेंट है, स्किल्स है, आपकी क्वालिटी है, वो इग्नोर कर दी जाती है, प्रॉपर एडिक्वेट अटेंशन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्लान्स और पॉलिसीज होती हैं वो काफी रिजिड होती हैं, और जब ये रिजिड होती है तो इनमें एकदम से चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये है इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। थर्ड है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब आप जो काम कर रहे हो वो आप वर्क रिलेटेड मेथड यूज कर रहे हो। क्या? वर्क रिलेटेड, यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज किस पे एम्फसाइज की है, काम के ऊपर। जब आपने काम के ऊपर एम्फसाइज किए तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को तो आपने इग्नोर कर दिया, तो आप एकदम से किसी पर्सन को नहीं समझ पाओगे। एक पर्सन को जानने के लिए यू हैव टू कम्युनिकेट विद हिम और हर, आपको जानना पड़ता है कि हाँ किस तरीके से माइंडसेट लेके चल रहे हैं आपके एम्प्लॉइज। जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को तवज्जो ही नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, आप सारी इंपॉर्टेंस काम को दे रहे हो, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आपके रूल्स और प्रोसीजर्स ही उनको गाइड करे, स्टिल आइडेंटिफाई करना उन रिलेशनशिप्स में या आइडेंटिफाई करना इंसानों के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंसेस। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं लेके आई जिससे कि ज्यादा लंबी ना हो जाए और आपके लिए ज्यादा प्रेशर ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, इसीलिए आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही वीडियो में बनेंगे। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can. Thank you.